देखिए, अध्याय 21A पढ़ेंगे सीआरपीसी का। अध्याय 21 जो ए है वो अभिवाक सौदेबाजी से संबंधित है। ये आपको नाम पहले तो याद रखना है कि अध्याय 21A पूछा जाता है कि अभिवाक सौदेबाजी से संबंधित अध्याय कौन सा है, तो इसका नाम भी याद रखना है आपको। अध्याय 21A काय से संबंधित है? अभिवाक सौदेबाजी से संबंधित है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चैप्टर का नाम ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि अभिवाक सौदेबाजी से संबंधित जो अध्याय है किस कौन सा अध्याय है, तो 21A जो अध्याय है वो अभिभाग सौदेबाजी से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि किस कमेटी की सिफारिश पर इस अध्याय को सीआरपीसी में शामिल किया गया। कौन सी कमेटी थी जिसकी सिफारिश पर इसको जो है सीआरपीसी में शामिल किया गया? तो आपको इसमें ध्यान में याद रखना मलीमत कमेटी। तो ये आपको याद रखना है कि मलीमत कमेटी की सिफारिश पर इसको क्या किया गया है, इस अध्याय को जोड़ा गया। मलीमत कमेटी थी या समिति कह लीजिए, मलीमत कमेटी लिखिए, एक ही बात है, कमेटी लिखो या समिति। तो मलीमत कमेटी थी, उसकी सिफारिश पर इस अध्याय को क्या किया गया, सीआरपीसी में जोड़ा गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर इसको दंड प्रक्रिया संहिता में जोड़ा गया। तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मलीमत कमेटी की सिफारिश पर इस अधिनियम को इस अध्याय को सीआरपीसी में जोड़ा गया। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि भाई ये कब जोड़ा गया है, तो ये भी याद रखना आपको। दंड विधि, ये तो आपके बैरक में भी लिखा होगा, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा इसे जोड़ा गया। दंड विधि संशोधन अधिनियम है 2005, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005। ये 2005 आपको याद रखना है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 4 द्वारा, ये भी याद रखना पूरा पूरा, की धारा 4 द्वारा क्या किया, इसको जोड़ा गया। कौन से चैप्टर को? 21A को जोड़ा गया। ये भी आपको याद रखना है कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 4 के द्वारा। पूरा इसलिए याद रखना, कभी कभी ये पूरा पूछ लेते हैं ना, तो याद रखना है। तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005, वैसे तो यही पूछते हैं, तो ये याद रखना है कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा क्या किया गया, इसको जोड़ा गया। तो ये भी याद रखना है आपको। अब देखिए, इसका पहला सेक्शन जो है 265A, धारा 2 है 265 ABC करके इसमें चलेंगे। तो सेक्शन तो 265 ही है, फिर 265 का पहला ए। ये कहता है कि अध्याय का लागू होना। ये अध्याय किन किन पर लागू होगा? लागू होना कैसे संबंधित है? लागू होने से। ये कहता है कि भाई ये अधिनियम जो है कौन कौन पे लागू होगा। पहला देखिए, इंपॉर्टेंट है ये सब, ये वाला सेक्शन। पहला देखिए ये क्या कहता है। पहला कहता है ये अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध, कौन से, किसके विरुद्ध, कौन के? अभियुक्त के विरुद्ध। एक चीज और इसमें याद रखना है कि इसमें जो आवेदन करता है, अभिभावक सौदेबाजी का जो आवेदन करता है वो कौन करता है? अभियुक्त करता है। ये भी याद रखना है आपको कि अभिभावक सौदेबाजी का जो आवेदन है वो कौन करता है? अभियुक्त करता है ना। अभियुक्त मतलब जो आरोपी होता है वो आवेदन करता है, अभियुक्त या आरोपी कह लीजिए। तो अब अभियुक्त इसमें क्या करता है? आवेदन करता है। सौदेबाजी के लिए आवेदन कौन करेगा? इसमें अभियुक्त करेगा। तो ये याद रखेंगे आपको, है ना। अब इसमें देखिए पहला ए, पहला कहता है धारा 173 के अधीन थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा रिपोर्ट उसमें यह अभिकथित करते हुए अग्रेसित की गई है कि उसके द्वारा उस अपराध के जिसके लिए तत्समय प्रबद्ध विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंड उपबंधित किया गया है, सिवाय अन्य अपराध कारित किया गया प्रतीत होता है। तो ये कह रहा है कि भैया जो क्या पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, चार्जशीट जो पेश करते हैं, तो कुल मिला के इससे कोई मतलब नहीं है पुणे। तो ये कह रहा है कौन से अपराध? 7 वर्ष तक के, ये याद रखेंगे, 7 वर्ष तक के। यानी अभिभावक सौदेबाजी कितने, कौन से अपराधों में हो सकती है? जिनमें केवल 7 वर्ष, 7 वर्ष से ऊपर के रहे तो उनमें अभिभावक सौदेबाजी नहीं होगी। इसको ध्यान से पढ़िए, लिखा ना, मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंड उपबंधित किया गया है, सिवाय
सिवाय का मतलब है उनको छोड़ के, है ना। सिवाय का मतलब क्या है, उनको छोड़ के, यानी कि मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 7 वर्ष तक के अपराध, ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष तक के कारावास की सजा होती है, उनमें आप अभिभाषक सौदेबाजी का क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन से अपराधों में किया जा सकता है, जिनमें केवल 7 वर्ष तक की सजा होती है। 7 वर्ष से ऊपर की जिनमें भी सजा होगी उसमें अभिभाषक सौदेबाजी का आवेदन नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट है ये भी, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे कि 7 वर्ष से ऊपर के अगर कोई अपराध है तो उनमें अभिभाषक सौदेबाजी का आवेदन नहीं किया जा सकता। तो कौन से अपराधों में किया जा सकता है, जो 7 वर्ष तक के अपराध हैं उनमें अभिभाषक सौदेबाजी का आवेदन किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरा देखिए बी, दूसरा कहता है मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर उस अपराध के जिसके लिए तत्समय प्रबंध विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंड उपबंधित किया गया है, सिवाय अन्य अपराध का संज्ञान लिया है और धारा 200 के अधीन परिवादी और साक्ष्यों की परीक्षा के बाद 204 के अधीन आदेश का जारी किया है। तो ये तो क्या उनके बारे में कह रहा है कि जो 7 वर्ष तक के जो अपराध है जिसमें मजिस्ट्रेट ने क्या किया है, परिवाद लिया है, परिवादी या साक्ष्यों की परीक्षा के बाद। तो ये कैसे होता है, ये भी याद, बस इतना याद रखना है, परिवाद पर, परिवाद पर बस इतना एक शब्द याद रखना है कि जो अभिभाषक सौदेबाजी का जो आवेदन, तो आवेदन जब देता है, स्वाभाविक सी बात है, तो कैसा होगा जी, परिवाद पर। अभिभाषक सौदेबाजी के लिए आवेदन कौन देता है, अभियुक्त देता है, तो अभियुक्त आवेदन देता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे शुरू होगी ये प्रक्रिया, परिवाद से शुरू होती। तो इसमें ये क्या करते हैं, परिवाद करते हैं। किंतु लिखा है, किंतु वहां लागू नहीं होगी जहां ऐसा अपराध देश की, ये भी इंपॉर्टेंट है, देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है या किसी स्त्री अथवा 14 वर्ष से कम आयु के शिशु के विरुद्ध कारित किया गया है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं जब ये वाला जो अभिभाषक सौदेबाजी वाले जो है धारा कह लीजिए या अध्याय कह लीजिए लागू नहीं होता। कैसे, पहला तो याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट, देश की सामाजिक देश की कैसी सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको कि ये उन मामलों में भी लागू नहीं होता है जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। दूसरा, किसी स्त्री, दूसरा अपराध कौन सा अपराध, जो किसी स्त्री के विरुद्ध किया जाता है, जो किसी स्त्री के विरुद्ध किया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस मामलों में भी आपका अभिभाषक सौदेबाजी नहीं होगी। जो अपराध किसी स्त्री या महिला के विरुद्ध किया जाता है उनमें भी अभिभाषक सौदेबाजी वाली बात लागू नहीं होगी। तीसरा कहता है 14 वर्ष से कम, कितने वर्ष याद रखना, 14 वर्ष से कम आयु के शिशु के विरुद्ध कारित किया जाता है। तीसरा क्या कह रहा है, 14 वर्ष से, 14 वर्ष से कम आयु के शिशु के साथ किया जाता है, आयु के शिशु या बालक कह लीजिए, बालक के विरुद्ध किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट और एक ये चौथा पॉइंट, कौन कौन से मामलों में लागू नहीं होता, एक तो 7 वर्ष से ऊपर के मामलों में लागू नहीं होता, दूसरा ऐसे मामलों में लागू नहीं होता जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, तीसरा ऐसे अपराधों में लागू नहीं होता जो किसी स्त्री या महिला के विरुद्ध किए जाते हैं, चौथा 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध अगर कोई अपराध किए जाते हैं तो उनमें भी लागू नहीं होता। तो यहाँ एज ध्यान रखना वाली बात है, कौन से बालक, 14 वर्ष या उससे कम, 14 वर्ष के आयु के हैं या उससे कम आयु के हैं। तो ये याद रखें, 15 वर्ष 16 वर्ष ऐसे करके दे देंगे और उसमें से आपसे पूछेंगे इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना कौन से बालक, जो 14 वर्ष या उससे कम अवधि के हैं या उससे छोटे उम्र के हैं, उन बालकों के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया गया है तो अभिभाषक सौदेबाजी वाला जो चैप्टर है या कह दीजिए अभिभाषक सौदेबाजी की जो बात है उन पर लागू नहीं होगी, यानी उसमें अभिभाषक सौदेबाजी नहीं होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए, अब देखिए इसका दूसरा, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये धारा पढ़ ली आपने तो ये सेक्शन आपका गलत नहीं होगा, ये वाली धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ें।
दूसरा क्लॉज कहता है उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा तत्समय प्रबद्ध किसी विधि के अधीन अपराधों का अवधारण करेगी जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला होगा। अब ये कह रहा है भैया, ये ऊपर जो लिखा है कि भाई सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कौन से अपराध होंगे, तो इसकी तो कोई डेफिनेशन है नहीं, तो ये कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार। ये याद रखना है, केंद्र सरकार, बस इतना याद रखना है कि इसका डेफिनेशन कौन देगा? केंद्र सरकार। केंद्र सीआरपीसी है तो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि कौन से अपराध जो है आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं या सामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसका निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार निर्धारण। एक मिनट, इसका क्या करेगी? स्थिति को प्रभावित करने वाला अपराध अवधारण, इसका अवधारण कौन करेगा? केंद्र सरकार। तो इसका अवधारण किसके द्वारा किया जाएगा कि भाई जो अपराध है सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है या आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, इसका अवधारण किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये भी याद रखेंगे, केंद्र सरकार करेगी, ना कि राज्य सरकार। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट इसके जो दिए गए हैं, ये सारे के सारे फैक्ट कैसे हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए 365 बी, इधर लिख लेते हैं सेक्शन, धारा 265 बी, 265 ही चल रहा है तो 265 का बी आएगा। अब 265 बी कहता है अभिभाषक सौदेबाजी के लिए आवेदन। ये आवेदन है, ये याद रखेंगे कि भैया आवेदन कहाँ लगाते हैं? आवेदन 365 बी में। ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई किस सेक्शन के तहत, किस धारा के तहत आवेदन किया जाता है। ये याद रखेंगे 265 बी के तहत क्या किया जाता है? अभिभाषक सौदेबाजी के लिए आवेदन किया जाता है। पहले ही मैंने बताया आवेदन कौन करता है? अभियुक्त करता है। तो यही बात इसमें आएगी। देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है इसका। पहला क्लॉज कहता है अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अभिभाषक सौदेबाजी के लिए आवेदन उस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेगा जिसमें ऐसे अपराध के विचारण के लिए लंबित है। क्या मतलब कह रहा है कि पहला तो आपको याद रखना है कि भाई आवेदन कौन करता है? आवेदन करता है अभियुक्त। ये याद रखना है। कौन करता है अभिभाषक सौदेबाजी के मामले में आवेदन करता है अभियुक्त। कहां, कौन से न्यायालय में करता है? जहां विचारण लंबित है। याद रखना है, जहां विचारण लंबित है, मतलब जिस न्यायालय में उसका मामला चल रहा है उसी न्यायालय में क्या किया जाएगा? अभिभाषक सौदेबाजी के लिए आवेदन किया जाएगा। जिस न्यायालय में भी क्या चल रहा है? मामला चल रहा है, जहां विचारण लंबित है उस न्यायालय में। ठीक है, उस न्यायालय में। ये भी याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि भाई आवेदन कहाँ करेंगे? अपर न्यायालय में करेंगे कि जिसमें विचारण लंबित हो, जहां पे विचारण लंबित हो, जो अपराध उसने किया है उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यायालय में तो विचारण हो रहा होगा ना। तो जिस न्यायालय में भी विचारण हो रहा है उसी न्यायालय में अभियुक्त के द्वारा आवेदन किया जाएगा। काय के बारे में किया जाएगा? अभिभाषक सौदेबाजी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये बनता है कि अभिभाषक सौदेबाजी के लिए आवेदन कौन करता है? ठीक है, तो अभियुक्त करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उसमें लिख देंगे अभियुक्त की तरफ से ये वो। तो अभियुक्त करता है, आपको क्या लगाना आंसर कि अभियुक्त के द्वारा आवेदन किया जाता है। कौन से न्यायालय में करता है? जहां विचारण लंबित है, उसी न्यायालय में इसको आवेदन लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखिए इसका क्या कहता है। दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन आवेदन में उस मामले का संक्षिप्त अंतर्विष्ट होगा जिसके संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वह अपराध सम्मिलित है, जिसमें मामला संबंधित है और अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के साथ उसमें यह अभिकथन करते हुए होगा कि उसने अपराध के लिए विधि के अधीन उपबंधित दंड की प्रकृति और विस्तार को समझने के बाद मामले में स्वेच्छा अभिभाषक सौदेबाजी प्रस्तुत किया है कि उसे पूर्व न्यायालय द्वारा उस मामले में दोष सिद्ध नहीं किया गया है जिसमें उसे उसी अपराध के लिए आरोपित किया था। तो कुल मिला के ये अब तक मेन इंपॉर्टेंट तो यही था आपका। अब दूसरा ये कह रहा है पॉइंट कि भैया जो आवेदन होगा कैसे होगा? अभियुक्त के शपथ पत्र के द्वारा। बस इतना है, शपथ पत्र के द्वारा। अभियुक्त का जो शपथ पत्र होगा उसके साथ में ये आवेदन करेगा। आवेदन में जो भी मामले की विशिष्टियां हैं उसको संक्षेप में क्या लिखा जाएगा? उसका संक्षेप में वर्णन। तो ये कोई खास नहीं है, शपथ पत्र के द्वारा होगा। बस ये याद रखें, अपना शपथ पत्र के द्वारा ये क्या करेगा? आवेदन पेश करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा? मामले का जो भी संक्षिप्त कथन है उन कथनों की क्या करेगा? ये उसमें व्याख्या करेगा। संक्षेप में लिखा जाएगा ना, तब न्यायालय को मजिस्ट्रेट को कैसे पता पड़ेगा? तो संक्षेप में ये सारी चीजें लिख देगा और सारी चीजें लिख देगा कि मैंने आवेदन शर्तों को वगैरह को क्या कर लिया, समझ लिया है पूरी तरीके से और अपनी स्वेच्छा से क्या करना चाहता हूँ? अभिभाषक सौदेबाजी के लिए आवेदन
करना चाहता हूँ। ये तो थोड़ी बहुत बातें इसमें होंगी, ठीक है। तो शपथ पत्र इसमें आपको बस याद रखना है कि शपथ पत्र के द्वारा क्या करेगा, वो अपना आवेदन पेश करेगा। तीसरा देखिए इसमें क्या कहता है, तीसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त करने के बाद न्यायालय लोक अभियोजक या मामले के परिवादी जैसी भी स्थिति हो और अभियुक्त को मामले के लिए नियत तारीख पर उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र जारी करेगा। ये भी कॉमन बात है, सूचना पत्र। सूचना पत्र मतलब जब इन्होंने आवेदन कर दिया है तो जो भी सेकंड पार्टी होती है, कौन होता है, न्यायालय का लोक अभियोजक और मामले का परिवादी। तो क्या लिखा है, लोक अभियोजक। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया न्यायालय क्या करेगा, लोक अभियोजक को सूचना देगा। यही पूछा जाएगा आपसे, किसको सूचना देगा न्यायालय, लोक अभियोजक को। जो मामले का परिवादी है, सेकंड पार्टी वगैरह है, तो उनको भी क्या करा जाएगा न्यायालय द्वारा, जो भी कुल मिला के मामले से संबंधित लोग हैं उनको न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, सूचना पत्र भेजा जाएगा, यानी समन एक तरीके से भेजा जाएगा। एक नियत तारीख होगी, उस तारीख पर इनको उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। ये बताया जाएगा कि भैया आप ये राजीनामे के लिए या कह लीजिए अभिभाषक सौदेबाजी के लिए क्या किया गया है, आवेदन किया गया, फलानी फलानी तारीख को लगाया, आप उस समय उपस्थित हो। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि लोक अभियोजक को न्यायालय क्या करेगा, उसकी सूचना देगा। और ये आज्ञापक है, ये नियम कैसा है, आज्ञापक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि न्यायालय उस मर्जी है कि लोक अभियोजक को सूचना दे या ना दे। तो ये जो प्रोविजन है कैसा है, आज्ञापक है। लोक अभियोजक को सूचना देना क्या है, अनिवार्य है। न्यायालय क्या करेगा, लोक अभियोजक को सूचना देना अनिवार्य है, यानी लोक अभियोजक को सूचना देना आवश्यक है। न्यायालय तभी कार्रवाई आगे बढ़ाएगा जब लोक अभियोजक को सुन लेगा। लोक अभियोजक जो भी ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन उठाएगा ना इसके आवेदन पर। तो लोक अभियोजक को सूचना देना क्या है, अनिवार्य है। ये भी याद रखेंगे, क्या है, अनिवार्य। ये छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी परीक्षा में पूछ ली जाती, अनिवार्य है या लिख लीजिए आवश्यक है। मतलब लोक अभियोजक को सूचना देना आवश्यक है न्यायालय द्वारा। न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता कि बगैर लोक अभियोजक को सूचना दिए आगे कार्रवाई कर दे। तो लोक अभियोजक को सूचना देना अनिवार्य। ये छोटी छोटी चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट में नहीं लिखी रहती हैं और लोग गलत करते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये सूचना देना कैसा है, अनिवार्य है। ठीक, अब देखिए आगे चौथा पॉइंट, इसको आगे लिख लेते हैं। देखिए चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है जब लोक अभियोजक मामले का परिवादी जैसी भी स्थिति हो और अभियुक्त उपधारा 3 के अधीन नियत तारीख पर उपसंजात होते हैं, तब न्यायालय बंद कमरे में अभियुक्त की परीक्षा करेगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहां मामले में अन्य पक्षकार स्वयं का यह समाधान करने के लिए उपस्थित होंगे कि अभियुक्त स्वेच्छा आवेदन प्रस्तुत किया है, और जहां एबीसी करके फिर 2 है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये क्या है कि जब न्यायालय ने क्या कर दिया, सूचना दे दिया, सूचना देने के बाद जो भी लोक अभियोजक वगैरह हैं, परिवादी है, अभियोजक है, जो उपस्थित हुए हैं, तो ये न्यायालय क्या करेगा, बंद कमरे में कार्रवाई करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, बंद कमरे में। कैमरा ट्रायल मान लीजिए आप इसको, है ना, कैमरा ट्रायल होता है तो बंद कमरे में कार्रवाइयां होती हैं। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि अभिभाषक सौदेबाजी के, अभी डीएलओ में भी पूछा गया तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो कार्रवाई अभिभाषक सौदेबाजी की होती है वो कैसे होती है, वो बंद कमरे में होती है, खुले कमरे में नहीं होती। बंद करके राजीनामे सौदेबाजी है एक तरीके से। तो ये कैसी कार्रवाई कैसे होती है, बंद कमरे में की जाती है। बंद कमरे में क्या होगी कार्रवाई, बंद कमरे में यही होगा, देखा जाएगा कि भैया आवेदन लगाया है, वही स्वेच्छा से लगाया है या नहीं लगाया है, वास्तविकता में जब विभाग सौदेबाजी करना चाहता है या नहीं करना चाहता, मतलब सारे पक्ष जो है अपना तर्क उसमें रखेंगे। ठीक है, तो कार्रवाई कैसे होगी, बंद कमरे में की जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको भी याद रखना। जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे देखा जाए तो, इसमें 1-2 क्वेश्चन आपके पक्के में आएंगे परीक्षा में। ठीक है, अब देखिए ए क्या कहता है, न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा प्रस्तुत किया गया है, वहां वह लोक अभियोजक या मामले के परिवादी जैसी भी स्थिति हो और अभियुक्त को मामले के पारस्परिक रूप से समाधान निस्तारण करने के लिए समय प्रदान करेगा, जिसमें अभियुक्त द्वारा व्यथित को प्रतिकर और मामले के दौरान अन्वय को देना शामिल हो सकेगा, और इसके पश्चात मामले की पुनः सुनवाई की तारीख नियत करेगा। ये सिंपल सी बात है, यहाँ क्या राजीनामे में चलती हैं सारी बातें। तो ये कह रहा है कि जब न्यायालय को लगता है कि भाई जो आवेदन दिया था स्वेच्छा से दिया गया था, अपनी इच्छा से दिया गया था, कैसे, स्वेच्छा से दिया गया है, आवेदन कैसे दिया है, अपनी स्वेच्छा से दिया है
है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी से जो है आवेदन क्या किया है, न्यायालय में पेश किया है। अगर ऐसा लग जाता है न्यायालय को, तो न्यायालय क्या करेगा, जो मामले का भारसाधक लोक अभियोजक होता है या जो परिवादी होता है, इनको टाइम देता है कि भाई पहले ये लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कि कैसे मामले को निपटाना है। तो मामले का भारसाधक अभियोजक लोक अभियोजक होता है, लोक अभियोजक या परिवादी होता है, जैसी भी स्थिति हो, तो इनको क्या करेगा, इनको न्यायालय टाइम देगा, क्या देगा, समय। किस लिए समय देगा कि भैया कैसे निराकरण करना चाहते हो, जो व्यय वगैरह हुए इसको कितना कंपनसेशन देना है, इसके खर्चे क्या देना है, तो आपस में आप तय कर लो पहले, है ना, आपस में आप तय कर लो कितने क्या खर्चे देने, और सामने वाली पार्टी राजी होना चाहिए, तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं, तो इस तरीके से क्या करेगा, इनको टाइम वगैरह देगा, एक निश्चित समय देगा न्यायालय के, इतना टाइम दिया जा रहा है, आप लोग आपस में बात करके क्या कर लो, अपना जो मैटर है उसको सॉर्ट आउट कर लो, देख लो भैया कि कैसे आपको निपटना है, कितना इनको चाहिए और कितना आप दे सकते हो, है ना, और वो सारी चीजें, और जो खर्चे वगैरह हैं बाद के, वो सारी चीजें आप डिसाइड कर लो कैसे क्या देना है। तो इसके बारे में न्यायालय क्या करेगा, इनको समय देगा, और जब समय पूरा हो जाएगा उसके बाद न्यायालय क्या करेगा, अगली सुनवाई की तारीख नियत करेगा, सुनवाई की तारीख नियत करेगा। जब इन्होंने डिसाइड कर लिया है तो न्यायालय क्या करेगा, सुनवाई की तारीख फिक्स करेगा, है ना, सुनवाई की तारीख नियत करेगा। जो भी समय दिया था इनको, वो समय पूरा हो जाता है, उसके बाद न्यायालय कार्रवाई प्रारंभ होगी। फिर न्यायालय सुनेगा कि भाई कैसे राजीनामा किया है, कोई जोर जबरदस्ती से तो नहीं कराया, वो सारी चीजें न्यायालय देखेगा। ठीक है, दूसरा देखिए बी क्या कहता है। बी कहता है न्यायालय की राय है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से दाखिल किया गया है या उसे पहले न्यायालय द्वारा उस मामले में दोषित किया गया है जिसमें उसे उसी अपराध से आरोपित किया गया था, वहां वह इस संहिता के उपबंधों के अनुसार पुनः इस प्रकार से कार्रवाई करेगा जिस प्रकार ऐसा आवेदन उपधारा 1 के अधीन प्रस्तुत किया गया है। उपधारा 1 के अधीन प्रस्तुत किया गया है का मतलब क्या है, दोबारा से कार्रवाई करेगा। ये क्या कह रहा है, जहां न्यायालय की राय की आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से दाखिल किया गया है, उसे पहले न्यायालय द्वारा उस मामले में दोषित किया गया है जिसमें उसे उसी अपराध से आरोपित किया गया था, वहां वह सीधी सीधी बात देखिए, ये कौन सा अपराधी है, ये वो अपराधी है जिसने पुनः अपराध किया, जिसने आवेदन लगाया है पुनः अपराध, मतलब दोबारा अपराध किया है, कुल मिला के दोबारा। ये कैसा व्यक्ति है, इसने आवेदन लगा दिया लेकिन पहले भी उसी तरीके का अपराध ये क्या कर चुका है, दोबारा कर चुका है। तो ऐसे मामले में न्यायालय क्या करेगा, क्या राजीनामा होगा, इसको भी नहीं होता, इसको भी क्या नहीं होता। आप इतना याद रखें कि इसके मामले में भी क्या नहीं होगा, इसके मामले में भी अभिभाषक सौदेबाजी के नियम लागू नहीं होंगे। न्यायालय इनका क्या करेगा, फिर इसका रेगुलर जो ट्रायल होता है उस तरीके से क्या करेगा, न्यायालय उसका रेगुलर ट्रायल करेगा, दोबारा से आवेदन वगैरह जो है ग्रहण करेगा, देखेगा। तो दोबारा जो कोई अपराध किए हैं और दोबारा अपराध करता है तो उस मामले में भी अभिभाषक सौदेबाजी की जो बात है वो लागू नहीं होगी। तो सबसे पहले तो न्यायालय यही देखेगा कि इसने पहले तो ये देखेगा कि स्वेच्छा से किया है, स्वेच्छा से करने के बाद ये देखेगा कि भाई इसने दोबारा तो नहीं किया इसी तरीके का, जो सारी चीजें जांच करेगा। और अगर उसको लगता है कि दोबारा किया था तो उपधारा 1 के तहत क्या करेगा, आवेदन करेगा या कार्रवाई करेगा। तो जिस तरीके से फिर अगर ऐसा लगता है कि दोबारा इसने अपराध किया तो जैसी रेगुलर ट्रायल होती फिर इस व्यक्ति की क्या होगी, रेगुलर ही ट्रायल होगी। ठीक है, तो दोबारा अपराध किया हो तो भी अभिभाषक सौदेबाजी का कुल मिला के बचाव नहीं मिलेगा। बस आप इतना याद रखें कि अगर किसी व्यक्ति ने दोबारा किया है, तिबारा किया है, तो उस व्यक्ति को भी अभिभाषक सौदेबाजी का जो है बचाव नहीं दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए पारस्परिक रूप से समाधान पर निपटाने के लिए मार्ग निर्देशन। ये मार्ग निर्देशन कौन तय करेगा, देखिए न्यायालय बना देगा, समिति होती है वो बनाती है कि भाई आप किन किन मैटर पे किस किस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना समाधान कर सकते हैं। तो कुछ सुझाव देती है समिति कि भैया इस तरीके से क्या करें, आप अपना राजीनामा वगैरह जो भी है आपका वो कर सकते हैं। एक तरीके से राजीनामा ही है, राजीनामा कह रहे हैं। अभी अब सौदेबाजी क्या है, सौदेबाजी क्या होती है, राजीनामा ही है, सौदेबाजी होती है इसमें, है ना। इसमें काय की सौदेबाजी होती है, ऐसा है कि बिल्कुल निर्दोष हो जाता, निर्दोष नहीं होता। इसमें भारत में थोड़ी स्थिति अलग है, यहाँ अभिभाग हो रहा है, एक तो 7 वर्ष से कम वाले अपराधों में हो रहा है, 7 वर्ष तक के मामलों में हो रहा है, और 7 वर्ष से ऊपर के मामलों में नहीं हो रहा है। दूसरा, इसमें जो सौदेबाजी हो रही है वो काय की हो रही है, वो सजा की सौदेबाजी हो रही, दंड की सौदेबाजी हो रही, कि भाई जहां उसको ज्यादा सजा मिलना थी वहां कम मिलेगी, मिलेगी सजा जरूर, है ना। ऐसी सौदेबाजी नहीं हो रही कि पैसा ले लो और बढ़िया आराम से जाओ, ऐसे तो फिर सभी लोग क्या करेंगे, अपराध करेंगे, पैसा देंगे और बस घूमेंगे। तो वो वाली बात नहीं है इसमें, इसमें केवल सजा थोड़ी कम हो जाएगी, वो कितनी कम होगी वो आगे आएगा, है ना।
तो यहाँ दंड का अभिभाग हो रहा है, सौदेबाजी काय की हो रही, दंड की। दंड के लिए पैसा दे रहे हैं कि भैया ये पैसा ले लो और जो थोड़ी बहुत सजा मिलेगी वो हम भुगत लेंगे, ठीक है। तो वो उसके बारे में सौदेबाजी है। तो ये याद रखना, सौदेबाजी काय की है, दंड की, है ना। ऐसा नहीं कि निर्मुक्त हो जाएंगे भैया, दंड की सौदेबाजी हो रही है यहाँ, केवल दंड की हो रही है, अपराध की नहीं। जो दंड मिलता है, अपराध की सौदेबाजी नहीं हो रही है। अपराध की सौदेबाजी अलग चीज होती है कि अपराध की सौदेबाजी हो गई, अब आप निर्दोष हो गए। यहाँ अपराध की सौदेबाजी नहीं हो रही, यहाँ जो दंड मिलता है आपको उसकी सौदेबाजी हो रही है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन जो है 265 का सी, 265 का सी ये कह रहा है पारस्परिक रूप से समाधान पर निपटारे के लिए मार्ग निर्देशन। तो ये मार्ग निर्देशन, मार्ग निर्देशन या मार्ग निर्देश है, या मार्ग निर्देशन कह लो या मार्ग निर्देश कह लो, एक ही बात है। तो मार्ग निर्देश है या मार्ग निर्देशन कह लो। पहला इसमें लिखा है, पहला नहीं आगे लिखा है, धारा 265 बी की उपधारा 4 के खंड का के अधीन पारस्परिक रूप से समाधान पर निपटाना करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित प्रक्रिया को अनुसरण करेगा। तो ये निम्न प्रक्रिया बताएगी कि न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाएगा समाधान पर रूप से। पहला इसमें क्या कहता है, ए देखिए ये कहता है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए मामले में न्यायालय लोक अभियोजक पुलिस अधिकारी जिसने मामले का अन्वेषण किया है अभियुक्त और मामले के व्यथित पक्षकार को मामले का समाधानप्रद निपटारा करने के लिए बैठक में भाग लेने के लिए नोटिस जारी करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कैसा कह रहा है, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए मामले, कैसा मामला है, पुलिस रिपोर्ट वाला मामला है, पुलिस रिपोर्ट पर, रिपोर्ट पर कैसा मामला है, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला है कोई। अब आप कहोगे कि ऊपर बताया था कि आवेदन करेगा, अब पुलिस रिपोर्ट पर, पुलिस रिपोर्ट पर ही तो जो मेन मामला होता है। मामले दो ही तरीके से होते हैं, परिवार पर होते हैं, पुलिस रिपोर्ट पर होते हैं। तो ये पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मेन अपराध किया था ना, इसमें पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी, वो वाला मामला है कुल मिला के। कौन सा मामला है जिसमें पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी, ठीक है। तो वो मामला है। तो कह रहा है उस मामले में किस किस को उपस्थित होने की अनुमति देगा, पुलिस अधिकारी। तो यहाँ याद रखें अन्वेषणकर्ता, अन्वेषणकर्ता लिख दो, एक ही बात है ना। अन्वेषणकर्ता कौन, पुलिस अधिकारी होता है, अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी, ठीक है, पुलिस अधिकारी बैठक में। तो ये याद रखेंगे अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी उसमें शामिल होगा बैठक में, उसको अनुमति करेगा, न्यायालय बुलाएगा। अभियुक्त तो मामले से, और न्यायालय का लोक अभियोजक, लोक अभियोजक ये तो आता ही है, लोक अभियोजक ऊपर नीचे हो गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभियोजक, ठीक है, लोक अभियोजक आएगा। दूसरा क्या कह रहा है, पुलिस अधिकारी मामले का अन्वेषण, अभियुक्त और मामले से व्यथित पक्षकार मामले का समाधान पूर्ण रूप से निपटारा करने के लिए बैठक, और मामले का पक्षकार और पक्षकार जो भी पक्षकार हैं वो ये क्या करेंगे बैठकों में। तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित जो मामला है उसमें लोक अभियोजक, पुलिस अधिकारी जिसने अन्वेषण किया है, और व्यथित व्यक्ति होते हैं वो, इन सबको क्या करेगा न्यायालय बैठक में बैठने की अनुमति देगा। तो ये क्या करेंगे, क्योंकि अगर ये लोग नहीं बैठेंगे तो समझौता कौन करेगा, राजीनामा क्यों करेगा। अन्वेषण किया, अन्वेषण अधिकारी को पता रहेगा ना कैसा मामला है, किस तरीके का मामला था, क्या थोड़ी जानकारी रहती है उसे। लोक अभियोजक तो है ही, मामला संचालन करता है, और पक्षकार तो जरूरी है ही। तो इन लोगों को भी क्या करा जाएगा, बैठक में बैठने की न्यायालय अनुमति देगा। ये लोग आपस में जाके क्या करेंगे, फिर बातचीत होती है, उसके माध्यम से क्या होता है, मामले को निपटाया जाता है। परंतु लिखा है, परंतु मामले का समाधान पर निपटारा करने की ऐसी संपूर्ण प्रक्रिया में न्यायालय यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि संपूर्ण प्रक्रिया बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा से पूरी की जाती। मतलब ये है कि परंतु ये कह रहा है कि भैया ऐसा नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से आएंगे बैठक में। ऐसा नहीं कि भैया पुलिस बोले आपका समझौता हो रहा है, पक्षकारों को पकड़ के लगी पुलिस के, आओ चलो बैठो, नहीं, उस तरीके का नहीं होगा। न्यायालय इस बात का ध्यान रखेगा कि जो भी बैठक में शामिल हो अपनी मर्जी से हो। हमने सूचना दे दी, अब आप आना चाहो तो ठीक है, नहीं आना चाहते तो अलग बात है। तो क्या करेंगे जी, न्यायालय इस बात का निर्धारण करेगा, देखेगा कि भाई कोई व्यक्ति को जबरन तो नहीं शामिल कर लिए, जबरन तो राजीनामा नहीं करा रहे, तो उस चीज को देखा जाएगा। न्यायालय देखेगा कि स्वेच्छा पूर्वक कार्रवाई की जा रही। एक परंतु और है, परंतु यह कि अभियुक्त यदि वह ऐसी इच्छा प्रकट करता है मामले में संलग्न अपने अधिवक्ता के साथ, यदि कोई हो ऐसी बैठक में भाग ले सकता है। ये परंतु एक और जोड़ दिया है, परंतु और
परंतु और कहता है कि भाई जो पक्षकार है मामले का, कोई भी व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है मामले से, अभियुक्त, सॉरी, परंतु यह और कि अभियुक्त यदि ऐसी इच्छा, अभियुक्त है, अभियुक्त क्या कह रहा है, अभियुक्त, क्योंकि अभियुक्त आवेदन कर रहा है, भाई अभियुक्त को लगता है कि भैया साहब हमें अपने वकील की जरूरत है, भाई हमें लॉ का ज्ञान नहीं है, यही बहाना होता है कि विधि का ज्ञान नहीं, तो अपने अधिवक्ता, ये न्यायालय में आवेदन लगा सकता है कि भैया मेरे को ज्ञान नहीं है लॉ का, तो मैं अपने अधिवक्ता के साथ बैठक में शामिल होना चाहता हूं, तो न्यायालय उसको अधिवक्ता के साथ बैठक में शामिल होने की अनुमति अगर उपयुक्त समझता है तो दे सकता है। तो ये उसका राइट है, ये उसका हक है, ये तो आप जानते ही, उसका हक है, तो वो क्या कर सकता है, वो उसमें अपने अधिवक्ता के साथ बैठक में शामिल हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए इसका बी कहता है पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले में न्यायालय अभियुक्त और मामले से व्यथित पक्षकार को मामले का समाधान प्रद निपटारा करने के लिए बैठक में भाग लेने के लिए सूचना पत्र जारी करेगा। ये अन्य मामले हैं, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा है, यहां भी क्या करेगा, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा, यहां भी सूचना देगा पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा। अगर पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा कोई मामले होते, परिवाद वाले मामले हो, जो होते हैं जो परिवाद पर शुरू हुए हैं, तो उसमें भी जो भी पक्षकार है उनको न्यायालय क्या करेगा, सूचना देगा, क्या करेगा, पक्षकारों को सूचना देगा। सूचना तो देना जरूरी है, तभी तो ये लोग आएंगे बैठक में शामिल होंगे, तो न्यायालय क्या करेगा, उनको सूचना जारी करेगा कि भाई फलाने फलाने तारीख को बैठक हो रही है, आप लोग उसमें उपस्थित हो, और जो भी आपको अपनी तर्क रखनी है, बात रखनी है, वो अपनी आप बात रख सकते हो। परंतु इसमें भी है न्यायालय का मामले का समाधान पर निपटारा करने के लिए ऐसा संपूर्ण प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि बैठक में भाग लेने वाले पक्षकार स्वेच्छा से पूरी, तो ये सेम बात है, न्यायालय इसमें भी ये देखेगा कि भैया जो बैठक में लोग शामिल हो रहे हैं अपनी मर्जी से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो यहाँ भी न्यायालय वही बात देखेगा। यहाँ दूसरा भी परंतु सेम है, यदि मामले का व्यथित पक्षकार अभियुक्त जैसी भी स्थिति में हो, ऐसी इच्छा प्रकट करता है, तो वह मामले में से संलग्न अपने अधिवक्ता के साथ बैठक में, यहाँ अभियुक्त भी दो, यहाँ अभियुक्त था और यहाँ कौन है, पीड़ित व्यक्ति जो है, मामले से व्यथित व्यक्ति कह लीजिए या पीड़ित कह लीजिए, व्यथित व्यक्ति जो है, अगर उसको लगता है व्यथित व्यक्ति को, तो वो भी अधिवक्ता के साथ उपस्थित हो सकता है, मतलब वो भी न्यायालय में आवेदन लगा सकता है कि भाई मुझे भी अपने अधिवक्ता के साथ शामिल होना है, जो कार्रवाइयां हो रही हैं, तो ये क्या कर सकता है, ये भी अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए 265D, सेक्शन है 265D। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पारस्परिक रूप से समाधान प्रद निपटारे की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करना। तो रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करना, ये क्या है, रिपोर्ट न्यायालय में पेश करना। ठीक है, इतना बहुत है, इतना याद रख लीजिए। अब चूंकि ऊपर मीटिंग हो गई, सारी बातें होंगी, अब जो रिपोर्ट बनी होगी, जो आपने तय किए हैं, है ना, वो सारी बातों की रिपोर्ट क्या की जाएगी, न्यायालय को समक्ष सौंपी जाए, क्योंकि न्यायालय निराकरण करेगा आखिरी में। तो आपने जो समझौते वगैरह जो भी बातें तय कर ली हैं, उसके आधार पर आपने जो भी रिपोर्ट बनाई है, वो कहाँ पेश की जाएगी, वो न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जहां धारा 65C के अधीन बैठक में मामले का समाधान पूर्व निपटारा किया जा गया है, वहां न्यायालय ऐसे निपटारे की रिपोर्ट तैयार करेगा जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और सभी अन्य व्यक्तियों द्वारा जो बैठक में भाग लिया है हस्ताक्षर किया जाएगा, और यदि कोई ऐसा निपटारा नहीं किया गया है तो न्यायालय ऐसा संपरीक्षण अभिलिखित करेगा और पुनः इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उस प्रकार कार्रवाई करेगा जिस पर धारा 265 की उपधारा 1 के अधीन मामले में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तो ये क्या करेगा, अगर मामला इन लोगों से नहीं समझता है तो ये क्या करेगा, दोबारा से करेगा। तो ये कह रहा है कि जब इन लोगों ने पूरी रिपोर्ट वगैरह तैयार कर ली है, तो जो भी निराकरण के आधार होते हैं उसके आधार पर न्यायालय क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा अपनी तरफ से, जो भी इन्होंने समझौते वगैरह किए हैं उस पर निराकरण के आधार तय करेगा, निराकरण
कि भाई किस तरीके से क्या होने वाला है, निराकरण होने वाला है। एक मिनट, अरे यार नेट चला गया। तो न्यायालय क्या करेगा, निराकरण के जो है आधार तय करेगा, और उस पर क्या होंगे, जितने भी पक्षकार हैं, जिन लोगों ने उस कमेटी में वो क्या कहते हैं बैठक में भाग लिया था, वो सारे लोग उस पर क्या करेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर का क्या महत्व, हस्ताक्षर का ये महत्व कभी ये स्वेच्छा से हो रहा है, इनकी मर्जी से हो रहा है, तो वो सारे लोग क्या करेंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे। और मान लीजिए कोई अवस्था ऐसी है कि भाई कोई उस पर स्वीकृत नहीं है, किसी को स्वीकार नहीं है ना, स्वीकार नहीं है, अब स्वीकार हो जाता है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग साइन वगैरह कर देंगे, उसके बाद फाइनली मजिस्ट्रेट अपनी साइन कर देगा, है ना। तो मान ली जाएगा कि भैया ये जो आधार है, इनके आधार पर ये क्या करना चाहते हैं, राजीनामा या समझौता करना चाहते हैं, या सौदेबाजी कह लीजिए, सौदेबाजी करना चाहते हैं। और मान लीजिए स्वीकार नहीं है तो क्या होगा, तो फिर न्यायालय दोबारा से कार्रवाई करेगा। कैसे करेगा, जैसे कि आवेदन न्यायालय के समक्ष ही पेश किया गया हो, काय का, अभिभाग सौदेबाजी, मतलब दोबारा से न्यायालय कार्रवाई करेगा। कैसे करेगा, जैसे आवेदन दोबारा न्यायालय के समक्ष लगाएगा, फिर उसके बाद न्यायालय पूरी कार्रवाई न्यायालय करेगा, न्यायालय सारे आधार वगैरह तय करेगा। उसके बाद अगर दोनों सहमत होते हैं तो उसके आधार पर क्या हुआ, फिर अभिभाग सौदेबाजी का इनका फैसला हो सकता है। तो अभी तो इनको चांस दिया, ये फेल हो जाते हैं, कुल मिला के समिति फेल हो जाती है, तो फिर न्यायालय खुद करेगा, ठीक है। तो दोबारा से फिर आवेदन जो है उस तरीके से कार्रवाई करेगा, और दोबारा से न्यायालय फिर वो जो पूरी प्रक्रिया हुई थी वो कौन करेगा, फिर वो न्यायालय अपने समक्ष लेके खुद ही करेगा, है। तो ये कहता है। अब देखिए 265 ई, ये कहता है मामले का निस्तारण। अब जब मामला हो गया तो निस्तारण भी होगा उसका। निस्तारण मतलब मामले को निपटाना, मामले को निपटाने की कोशिश। अब जब चूंकि सारी कार्रवाई होगी तो उसका क्या होगा, निपटाना किया जाएगा ना मामले का, तो उसके बारे में 265 ई। तो ये सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसके पूछे जाते हैं कि निस्तारण कहाँ है ना, आवेदन कहाँ है, जो ये पूछे जाते हैं इसके सेक्शन 265 ई ए ऐसे दे दिए जाएंगे आपको। तो ये आपको याद रखने सेक्शन इसके। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जब मामले का समाधान प्रद निपटारा धारा 265 डी के अधीन किया गया है, वह न्यायालय मामले का निस्तारण निम्नलिखित प्रकार से करेगा। जो ऊपर सभा हो गई थी, उसके बाद न्यायालय क्या करेगा, बैठक वगैरह हो गई, उसके बाद न्यायालय निराकरण करेगा। पहला इसमें ए देखिए क्या कहता है। ए कहता है न्यायालय धारा 265 डी के अधीन निपटारे के अनुसार व्यथित पक्षकार को प्रतिकर प्रदान करेगा, और पक्षकारों को दंड की मात्रा धारा 360 के अधीन सदाचारण की परिवीक्षा या भर्त्सना के बाद अभियुक्त को छोड़ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियुक्त पर विचार करने के लिए सुनेगा, और अभियुक्त पर दंड अधिरूपित करने के लिए उत्तरवर्ती खंडों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो आगे पढ़ेंगे अपन। ये क्या कह रहा है भैया, जब निराकरण वगैरह हो गया तो न्यायालय क्या करेगा, प्रतिकर प्रदान करेगा निपटारा के अनुसार। कैसे, निपटारे के अनुसार, निपटारे के अनुसार मतलब जो भी इनका राजीनामा हुआ है, जो भी इनका सौदेबाजी हुई है अनुसार क्या करेगा, प्रतिकर निर्धारण करेगा, प्रतिकर निर्धारण करेगा। ये आपको याद रखना, ये सिंपल सी बात है। ये तो जब जो इनका निराकरण जैसा भी फैसला हुआ उसी के आधार पर न्यायालय क्या करेगा, प्रतिकर की जो मात्रा है वो तय करेगा। और ये तो आप जानते ही हैं, जैसे विचारण में होता है वैसे यहाँ होगा। अपराधी परिवीक्षा वगैरह अधिनियम धारा 360 वगैरह उसके बारे में जो भी अभियुक्त है उसको सुना जाएगा, ठीक है। तो जो विचारण में होता है सेम वही बात है, बस जो प्रतिकर की मात्रा है वो निश्चित करेगा। इंपॉर्टेंट बस इतना है, बाकी परिवीक्षा की जो बात है अगर कोई उठाता है तो उसको भी सुना जाएगा। धारा 360 के अधीन सदाचार की परिवीक्षा का कोई लाभ लेना चाहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि पहला अपराध है, तो अगर 360 का वो लाभ लेना चाहता है तो उसका जो भी कथन है वो भी न्यायालय सुनेगा। अगर ये तो न्यायालय का विवेक अधिकार है कि वो परिवीक्षा का लाभ देना चाहता है या नहीं देना चाहता, देना चाहेगा तो दे देगा, नहीं देना चाहता तो नहीं देगा, तो वो वाली बात भी न्यायालय इनकी सुनेगा, ठीक। बी, तो इंपॉर्टेंट बताना है कि प्रतिकर की निर्धारण करेगा, कैसे करेगा, निपटारे के अनुसार वो क्या करेगा, प्रतिकर की मात्रा को निर्धारित करेगा। दूसरा कहता है खंड खा के अधीन पक्षकारों को सुनने के बाद यदि न्यायालय की राय है कि धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधान अभियुक्त के
मामले में लागू होते हैं तो वह अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ सकता है या किसी ऐसी विधि का लाभ प्रदान कर सकता है, जैसा वो मैंने कहा ना अभी कि अगर न्यायालय को लगता है कि भी परिवीक्षा का लाभ देना चाहिए तो दे देगा, नहीं देना चाहिए तो नहीं देगा। अगर न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ कैसे दिया जाएगा, उसे लगता है भाई पहला अपराध था, कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है ना, इसका व्यवहार भी अच्छा है, बहुत सारी चीजें होती है, तो इन सारी चीजों का निराकरण करते हुए अगर न्यायालय को लगता है कि परिवीक्षा का लाभ देना चाहिए तो दे देगा, अन्यथा नहीं देगा, मना कर देगा। तो दूसरा पॉइंट उसका इसी से संबंधित है कि अगर न्यायालय को ठीक लगता है तो परिवीक्षा का लाभ दे सकता है। क्या कर सकता है? परिवीक्षा का लाभ दे सकता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो इसमें लिखा है। तो परिवीक्षा का लाभ क्या कर सकता है न्यायालय, अगर देना चाहे तो दे सकता है। तीसरा देखिए क्या कहता है, खंड खा के अधीन पक्षकारों को सुनने के बाद यदि न्यायालय की राय है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध के लिए विधि के अधीन न्यूनतम दंड उपबंधित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड का आधा दंड प्रदान करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें कि अगर कोई अपराध ऐसा है जहां न्यूनतम दंड की सजा है, कितनी? न्यूनतम। आपने पढ़ते हैं ना कि भैया 1 वर्ष से कम नहीं होगी, ऐसे कई अपराध होते हैं कि 6 माह से कम नहीं होगी, ऐसे अपराध होते हैं। 1 वर्ष से कम नहीं होगी, 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ऐसे अपराध होते हैं। 1 वर्ष से कम नहीं होगी, 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ऐसे अपराध होते हैं। तो ऐसे अपराध जहां न्यूनतम दंड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनता है। अगर न्यूनतम दंड है किसी अपराध में तो न्यायालय कह रहा है कि जब राजीनामा कुल मिला के सौदेबाजी हो गई है तो उस व्यक्ति को, मैंने कहा ना सजा तो होती है, तो सजा कितनी दी जाएगी इसमें? तो अभियुक्त को न्यूनतम दंड के आधा, न्यूनतम दंड का कितना? 1/2। ये याद रखें, बस आप इतना याद रखें कि न्यूनतम दंड का 1/2 यानी उसको आधा सजा दी जाएगी। जितना भी न्यूनतम दंड हो, अगर 1 वर्ष सजा है न्यूनतम दंड तो 6 माह हो जाएगी, अगर 6 माह न्यूनतम दंड है तो 3 माह की सजा होगी। जैसा भी न्यूनतम दंड हो उसका आधा सजा किसको दी जाएगी? इसको, जो अभियुक्त था उसको। तो ये कह रहा है उसका न्यूनतम दंड की कितनी हो जाएगी? आधी। और ये तो न्यूनतम दंड वाली बात होगी। अगली और है डी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने, इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। न्यूनतम दंड का कितना दिया जाएगा ये पूछेंगे आपसे। अगर न्यूनतम दंड है किसी अपराध में तो 1/2 यानी आधी सजा उसको दी जाएगी। किसकी आधी सजा? मूल अपराध की, अधिकतम की नहीं, न्यूनतम दंड की आधी सजा। जैसे मान लीजिए एक अपराध में 1 से 3 साल की सजा है तो आधा किसका निकालेंगे? इसका निकालेंगे, ठीक है ना, इसका नहीं निकालेंगे, ये याद रखना। आधा किसका निकालेंगे? इसका, जो न्यूनतम दंड है उसका निकालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आधा दंड काय का निकाला जाएगा? इसका। अधिकतम दंड का नहीं निकाला जाएगा, इसका निकाला जाएगा, ठीक है ना, जो न्यूनतम दंड है। अगर 6 माह है तो उसका आधा, जो भी हो यहाँ, जो भी नंबर हो यहाँ, 1 साल 2 साल 3 साल, जो भी नंबर यहाँ हो उसका आधा कर लिया जाएगा, ठीक है। अगला कहता है यदि खंड खा के अधीन पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायालय की राय की अभियुक्त द्वारा कारित अपराध खंड खा या खंड गा के अधीन नहीं है तो वह ऐसे अपराध के लिए उपबंधित या विस्तार योग्य दंड में से जैसी भी स्थिति हो 1/4 दंड अभियुक्त को प्रदान करेगा। अन्य मामलों में कह लीजिए, मान लीजिए कि अन्य मामले हैं, अन्य मामलों में कितना देगा? 1/4। विस्तारित अवधि मतलब उनकी अधिकतम। अगर मान लीजिए कोई अपराध ऐसे होते हैं जहां न्यूनतम दंड नहीं होता है, कैसे अपराध होते हैं? ऐसे लिखा रहता है कि 3 वर्ष तक की सजा होगी, 4 वर्ष तक की, न्यूनतम नहीं लिखा ना, लिखा रहता है कि 3 वर्ष तक की सजा से दंडित किया जाएगा, ऐसा लिखा है, 3 वर्ष तक की सजा। ऐसा कोई अपराध है, मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, 3 की जगह 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 से ऊपर तो होगा ही नहीं। तो 3 वर्ष तक की सजा से किसी को दंडित किया जाएगा, ऐसा कोई अपराध लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है उस मामले में कितनी सजा देगा न्यायालय? उस मामले में 1/4। ये याद रखेंगे, उस मामले में कितनी हो जाएगी? 1/4, ठीक है। जहां न्यूनतम दंड है उसकी आधी, और अगर किसी में न्यूनतम दंड नहीं है या अन्य कोई अपराध है जहां न्यूनतम दंड का प्रोविजन है ही नहीं, कुल मिला के आप तो याद रखें उसमें अधिकतम ही है, तो उसकी जो दीर्घतम अवधि होती है, दीर्घतम भी नहीं कहेंगे इसमें, तो सीधी सजा ही, इसमें तो 3 वर्ष तक की सजा। हाँ, तो ऐसे में ये कह रहा है उसकी अवधि का कितना निकालेगा न्यायालय? 1/4। उसकी अवधि का कितना सजा होगी? 1/4 उसको दी जाएगी। किसको दी जाएगी? अभियुक्त को। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, जहां न्यूनतम दंड है 1/2 और जहां न्यूनतम दंड नहीं है, बात आप तो बस इतना याद रखने का, जहां न्यूनतम दंड नहीं है वहां क्या है? 1/4, क्योंकि आपको तो पेपर में सही करने से मतलब है ना, तो आप बस इतना याद रखना कि जहां न्यूनतम दंड नहीं है वहां क्या होगा? 1/4 होगा। तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। न्यूनतम दंड में आधा याद रखना, और अन्य कोई भी दंड हो आप तो 1/4 याद रखना, ठीक है। ये 2 चीजें आपको याद रखना है। अब देखिए एफ 265, सेक्शन 265 का एफ, ये कहता है
न्यायालय का निर्णय, ये निर्णय है, क्या है, निर्णय। देखिए क्या कहता है, ये कहता है न्यायालय धारा 265 ई के उपबंधों निबंधनों पे अपना निर्णय खुले न्यायालय में सुनाएगा और उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। तो इसमें कुछ याद नहीं रखना आपको, ये तो आप जानते कैसे सुनाएगा, खुले न्यायालय। न्यायालय कैसे सुनाएगा, खुले न्यायालय में। न्यायालय खुले ही होते हैं, आप तो जानते हैं, खुले मतलब कोई भी कार्रवाई में आ सकता है, देख सकता है जो भी जजमेंट को न्यायालय सुना रहा है। तो न्यायालय ये भी याद रख लेना कि वहां कार्रवाई बंद कमरे में हो रही थी, लेकिन निर्णय कैसे निर्णय कैसे सुना रहा है, खुले न्यायालय। कार्रवाई बंद कमरे में जरूर हो रही थी, लेकिन निर्णय कैसे सुना रहा है, खुले ओपन कोर्ट में सुना रहा है ना। ओपन कोर्ट का मतलब तो आप जानते हैं, ओपन कोर्ट का मतलब ये नहीं कि बाहर चौड़े में बैठ के सुना रहा है, अपने कोर्ट में जैसे नॉर्मली सुनाता है फैसला वैसे सुना सकता है, कोई भी फैसला सुनने आ सकता है ना, जिसको भी आना हो बैठ सकता है, फैसले को सुन सकता है। देखिए कार्रवाई को बंद कमरे में किया जाना एक अलग बात है, फैसला सुनाया जाना अलग बात है। फैसला खुले न्यायालय में अधिकतर इसलिए सुनाई जाती है कि लोगों को पता तो पड़े कि न्याय हुआ, है ना। अगर बंद कमरे में ही हो जाएगा तो पता ही नहीं पड़ेगा क्या कंपनसेशन हुआ, क्या हुआ, न्याय हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए न्यायालय कैसे निर्णय सुनाएगा, खुले न्यायालय। दूसरों को पता भी तो चलना चाहिए कि न्यायालय के द्वारा क्या किया गया, न्याय किया गया है। तो न्याय तो तब पता पड़ेगा जब ओपन कोर्ट में होगा, जब आप भी सुन सकते हैं, कोई वकील भी जाके सुन सकता है, पक्षकार तो सुनते ही हैं, हम भी सुन सकते हैं, कोई भी सुन सकता है। तो क्या है, खुले न्यायालय में न्यायालय क्या करेगा, निर्णय सुनाएगा। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद 265 सेक्शन 200 एफ के बाद आएगा आपका जी। देखिए ये काय से संबंधित है, ये अंतिमता से है, अंतिम लिख लीजिए बस। मतलब जो भी निर्णय होगा वो कैसा होगा, अंतिम होगा, इसके बारे में कह रहा है। देखिए ये लिखा है धारा 265 चा के अधीन न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका और 226 और 227 के अधीन रिट याचिका के सिवाय प्रस्तुत नहीं की जाएगी। तो बस पहले तो याद रखें आप, ये तो अपवाद सब में लागू होते हैं। तो ये कहता है कि जो न्यायालय ने डिसीजन दिया है इसका, उसकी कोई अपील वगैरह नहीं होगी, ये निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। ये जो न्यायालय ने फैसला किया है, जो सौदेबाजी के संबंध में जो न्यायालय ने डिसीजन दिया है, ये निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसा होगा, अंतिम होगा। इसकी कोई अपील वगैरह नहीं होगी कि भाई अपील में चले गए फिर वहां से करा रहे हैं, तो जो वैसे ही सौदेबाजी हो रही है इसमें भी काय की अपील मांगोगे आप। तो ये निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। एक अपवाद तो आप जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 136, ये तो अपवाद हर ही चीज में लागू होते हैं, 136 पे लागू नहीं होगा। कौन सा अनुच्छेद, 126, 226 और 227, ये अपवाद है। ये तो आप जानते हैं हर एक्ट में ये लागू होता है, तो ये बातें लागू नहीं होती। ये विशेष अनुमति याचिका है ना, 226 के तहत, 227 के तहत आप रिट हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट वगैरह में, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट वगैरह में क्या कर सकते हैं, रिट वगैरह लगाते। तो रिट के मामलों में कुल मिला के ये कह रहा है, रिट के मामलों में लागू नहीं होता, वहां आप लगा सकते हैं, वो एक अपवाद रहता है। तो ये तो आपको याद रहेगा, ये तो बाकी कौन। और निर्णय कैसा होता है, अंतिम होता है। तो ये अपवाद है एक तरीके से, ये सभी एक्टों में लागू होता है, ऐसा नहीं कि इसी में लागू रहा, ये बात सभी एक्टों में लागू होती, कॉमन अधिकतर सभी एक्टों में लागू होती है। 136, 226, 227 के जो प्रोविजन है उन पर कोई भी एक्ट अगर जहां अपील भी नहीं होती है, तो ये इन मामलों में विशेष अनुमति वगैरह है, और इसके अलावा क्या कहते हैं, रेट वगैरह है, तो वो आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जैसी भी स्थिति हो जा सकते हैं। ठीक, अब देखिए 265H, इसको मिटा दें। देखिए सेक्शन 265H, 265H जो है आपका, ये कहता है अभिभाषक सौदेबाजी में न्यायालय की शक्ति। तो न्यायालय की शक्ति से संबंधित है, ठीक है, न्यायालय की शक्ति, बस इतना याद रखें कि न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। अभिभाषक सौदेबाजी पढ़ ही रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अभिभाषक सौदेबाजी के बारे में ही न्यायालय की शक्ति होगी। ये कहता है न्यायालय को इस अधिनियम, इस अध्याय के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए वे सभी शक्तियां होंगी जो इस संहिता के अधीन जमानत, अपराध के विचारण और वाद के निस्तारण से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय में निहित होती। तो कुल मिलाकर जो नॉर्मल विचारण में एक न्यायालय को शक्तियां होती हैं, जो सामान्य विचारण में एक शक्तियां होती हैं, जमानत देना, है ना,
जमानत, ये सामान्य विचारण में कुल मिला के बस इतना, तो ये कोई खास नहीं है। सामान्य विचारण में जो शक्तियां होती है, जमानत अपराध का विचारण है ना, जमानत हो गया, विचारण हो गया, और अन्य कोई जो शक्तियां होती हैं एक नॉर्मल ट्रायल में हम जो शक्तियां होती हैं, बाद का निस्तारण वगैरह, वो समस्त शक्तियां इनको यहाँ भी उपलब्ध होंगी। तो वो कोई खास नहीं, बस इतना याद रखिए जो सामान्य ट्रायल में न्यायालय जो शक्तियों का प्रयोग करता है वो उन शक्तियों का प्रयोग यहाँ भी कर सकता है। सामान्य ट्रायल, सामान्य विचारण है ना, सामान्य विचारण, बस इतना याद रखिए। नॉर्मल ट्रायल में जो शक्तियों का प्रयोग करता है न्यायालय, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग न्यायालय यहाँ भी कर सकता है। कोई अलग से उस पर कोई रोक नहीं लगी कि न्यायालय ये बोले जमानत नहीं देगा, बोले विचारण नहीं करेगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो नॉर्मल ट्रायल में जो शक्तियां होती हैं वही शक्तियां न्यायालय को यहाँ भी प्राप्त है। उसके बाद देखिए 265, H के बाद है आई। इसको हटा दीजिए, ठीक है। देखिए आई क्या कहता है, आई कहता है अभियुक्त द्वारा भुगती गई निरोध की अवधि का मुजरा अधिरोपित कारावास के दंड के विरुद्ध किया जाना। जो मुजरा है ये तो आप जानते हैं कि मुजरा क्या होता है ना। मुजरा, मुजरा का अर्थ यहाँ क्या होता है, दंडों का समायोजन करना। क्या करना, दंड का समायोजन करना। जो पहले अवधि भुगत गई उसका समायोजन करना, तो दंड का समायोजन को कहते हैं मुजरा, है ना। मुजरा वो वाला मुजरा नहीं होता है यहाँ। मुजरा का क्या अर्थ होता है, दंड का समायोजन करना। ऐसा नहीं कि न्यायालय मुजरा करवाएगा उनसे, तो क्या है, दंड का समायोजन करेगा न्यायालय। जो दंड भुगता है ना, बीच बीच में जो दंड भुगता है उसका समायोजन के बारे में बात कह रहा है। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है धारा 428, धारा 428 के प्रावधान इस अध्याय के अधीन अधिरोपित कारावास के दंड के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा भुगती गई अवधि का मुजरा करने के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन कारावास के संबंध में लागू होते हैं। तो ये कह रहा 428 में मुजरा है, तो 428 के जो प्रोविजन है सीआरपीसी के वो यहाँ भी लागू होंगे। यानी मान लो कोई विचारण, जैसे अभी जो न्यायालय कार्रवाई कर रहा था उस समय मान लो कोई जेल में था, अब मान लो 2 महीना 1 महीना वो काट आया है, अब उसको मान लो न्यायालय ने 6 महीना की सजा दी, तो वो 2-1 महीना जो भी काट के आया है वो क्या होंगे, वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। मान लो 2 महीना वो पहले काट के भुगत चुका है, विचारण चल रहा था तब वो जेल में था, है ना, भुगत चुका है, और न्यायालय ने 6 महीने की सजा दी है ना। राजीनामे में मान लो 6 महीने उदाहरण के लिए कि 6 माह की उसको सजा हुई है, अब 6 माह की सजा हुई है तो 2 माह इसमें से क्या कर दिए जाएंगे, काट माइनस कर दी जाएंगे, यानी उसको कितनी सजा भुगतनी पड़ेगी, 4 माह की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है उस तरीके का मुजरे के जो प्रोविजन है वो यहाँ भी लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ 6 महीने वो तुमने भुगत रही है वो तुम जानो, अब तुम 6 महीने अलग से भुगतो, ऐसा नहीं होगा। तो वो अवधि को भी इसमें समायोजित कर लिया जाएगा। इसके बाद देखिए आई के बाद है सेक्शन 265 जी। ये है सेविंग व्यावृत्ति, ये तो आप जानते हैं सेविंग व्यावृत्ति, सेविंग क्लॉज होता है एक्ट में ना, तो उसमें इसमें भी सेविंग है। ये कहता है इस अध्याय के उपबंधों का इस संहिता के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट जिसमें असंगत किसी बात के होते हुए प्रभाव होगा और ऐसे अन्य उपबंधों में किसी बात का अर्थान्वयन इस अध्याय के किसी उपबंध का अर्थ निरुद्ध करने वाला नहीं समझा जाएगा। स्पष्टीकरण और देख लीजिए, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए पद लोक अभियोजक का वही अर्थ है जो आपके धारा के 2 के खंड पा में जो परिभाषाओं में जो लोक अभियोजक की परिभाषा दी है उसी के बारे में कह रहा है कि वो यहाँ भी लागू होगी। अब व्यावृत्ति का मतलब होता है सेविंग, सेविंग का मतलब होता है लॉक प्रोविजन कहते हैं इसे, ये आप जानते हैं, लॉक कर दिया। ये प्रोविजन मतलब ये चैप्टर को पूरा लॉक कर दिया, यहाँ ताला लगा दिया, ठीक है, यहाँ ताला लगा दिया। कुल मिला के सरकार ने इसको क्या किया, एक तरीके से लॉक कर दिया। मान लो आप इसको, सरकार ने क्या किया, लॉक कर दिया, ठीक है। लॉक कर दिया मतलब कि क्या आप जानते हैं कि कोई भी जब विधि बनाई जाती है तो हो सकता है कि इस विधि के या इस अधिनियम में कई ऐसे नियम हो जो इस विधि के जो हम पढ़ रहे हैं उसके विरोध में हो, उससे मैच नहीं खाते हो। तो ये जो ब्लॉक प्रोविजन है ये क्या कहता है, ये कहता है कि भला ही वो मैच ना खाएं लेकिन इस अध्याय के प्रोविजन क्या होंगे, लागू होंगे, उन्हें प्रवर्तन कराया जाएगा। मतलब भले ही वो किसी अधिनियम में हो, चाहे इस जी अधिनियम हो, सीआरपीसी के कई कोई और उपबंध हो या कोई अन्य विधि के कोई और उपबंध हो जहाँ ये सौदेबाजी को गलत बताया गया हो, लेकिन अगर इसमें है
तो ये प्रोविजन लागू होंगे, ये कहता है। तो लॉक का मतलब यही होता है ये सुरक्षित हो गया। अब इस पे कोई विधि ऐसे प्रभाव नहीं डाल सकती कि भैया ये विधि तो ये कह रही है कि अब नहीं होगा, तो बोले हाँ नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये प्रोविजन क्या हो गया, लॉक हो गया, सुरक्षा घेरा हो गया इसके तरफ, है ना। तो लॉक प्रोविजन का मतलब ही ये होता है, सुरक्षा घेरा इसने कर दिया। ठीक है, अब देख लीजिए 265 सेक्शन 265 के कई है, हाँ जे के। ये कहता है अभियुक्त के कथनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कथनों का प्रयोग ना किया जाना, किसका, अभियुक्त के कथनों का, ये इंपॉर्टेंट है। कौन के, अभियुक्त के कथनों का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रयोग नहीं किया जाएगा, बस नहीं बहुत है, ठीक है। अभियुक्त के कथनों का क्या नहीं किया जाएगा, प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी कथन अभियुक्त ने, इस पहले इसको पढ़ लें, तत्समय प्रबद्ध किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 265 बी के अधीन प्रस्तुत अभिभाग सौदेबाजी के लिए आवेदन में अभियुक्त द्वारा अभिकथित अभिकथनों तथा तथ्यों का प्रयोग इस अध्याय के प्रयोजनों के सिवाय किसी अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा। मतलब जो अभियुक्त अभियुक्त है वो कोई भी कथन करेगा ना मामले में इस अध्याय, तो इस अध्याय के लिए तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ उसने कोई कथन किए, यहाँ पर उसने कोई कथन किए, अब कोई दूसरा मामला चल रहा है, आप उसके कथन उठा के ले जाओ और उस मामले में कहो कि साहब इसने ये फलाने न्यायालय में जब इसकी सौदेबाजी हो रही थी तो उसने ये बात कही थी, तो ये बात आप सिद्ध नहीं कर सकते। इसके कथनों को कुल मिला के आप साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे किसी अन्य कार्रवाई में। इस कार्रवाई में कर लोगे, ये जो चैप्टर है 21A के तहत कर सकते हो, 21A के तहत तो करोगे क्योंकि 21A में हो रहे हैं। तो 21A को छोड़कर अन्य किसी मामले में आप उसके कथनों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग राजीनामा, ये सौदेबाजी के लिए आ सके। ऐसा क्योंकि हो सकता है कि उसने स्वीकार, अब ऐसा क्यों करा गया, ऐसा स्वाभाविक सी बात है, यहाँ वो जुर्म स्वीकार करेगा। यहाँ उसने स्वीकार कर ली कि साहब मैंने अपराध किया और मैं सौदेबाजी करना चाहता हूँ। अब उसने जो जुर्म स्वीकार किया है, अब मान लीजिए किसी कारणवश मान लो सौदेबाजी नहीं हो पाई, है ना, अब कहीं और मामला चल रहा, आप वो कथन उठा के ले आए पुलिस वाले कि बोले न्यायालय में पेश कर दी कि बोले इसने अपना जुर्म बोले वहां स्वीकार कर लिया था, बोले इसके आधार पर इसे दोष सिद्ध किया जाए। तो ऐसे कथनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी अन्य कार्रवाई में, इसीलिए ये प्रोविजन किया गया है, मोस्टली इसीलिए किया गया है ना, क्योंकि यहाँ वो जुर्म स्वीकार कर लेता है किसी, अब मान लो इनका सौदेबाजी नहीं हुआ, जो ट्रायल चल रहा था ये उठा के ले आए उसके कथन और बोल दिया कि देखिए साहब इसने यहाँ पे स्वीकार करा है, इसने अपराध किया है, तो उन कथनों का न्यायालय में किसी भी अन्य न्यायालय में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना है कि इस अध्याय के अलावा कहीं और इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है, लास्ट सेक्शन देखिए 265 एल, 265 एल ये कहता है अध्याय का लागू ना होना, काय का लागू नहीं होना, अध्याय का, ये तो कॉमन सा है, लास्ट का है, अध्याय का लागू ना होना। देखिए ये क्या कहता है, ये सिंपल सा है, ये कहता है इस अध्याय की कोई बात शिशु या किशोर को लागू नहीं होगी, जैसा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख अधिनियम 2000 के खंड टाम है। तो कोई सिंपल सी बात है कि किशोरों के मामलों में लागू नहीं होगी, बस इतना याद रखें, किशोरों के मामले में लागू नहीं होगी। मतलब अगर कोई ऐसा अपराध है जो किशोरों से जुड़ा हुआ है, जो अपने पढ़ा है एडीपीयू में, ऐसा कोई अपराध किसी ने किया है जो किशोरों से जुड़ा हुआ कोई अपराध है, तो उस मामले में इस अध्याय की कोई बात लागू नहीं होती। यानी कौन कौन से निकल आए, एक तो 7 वर्ष से ऊपर के मामलों में लागू नहीं होता, एक ऐसे मामले हैं जो देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो, उन मामलों में लागू नहीं होती, एक ऐसे मामले हैं जो स्त्रियों के विरुद्ध या महिलाओं के विरुद्ध किए हैं, उन मामलों में लागू नहीं होती, एक वो मामले हैं जो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के विरुद्ध किए गए, उन मामलों में ना लागू होती, और एक कौन से मामले हैं जो किशोरों के मामले में लागू होते हैं, उनमें भी लागू नहीं होती। और तीसरा एक और था कि अगर कोई व्यक्ति ने पूर्व दोष सिद्धि है, पहले से अपराध किया, तो उस पर भी ये अधिनियम के प्रोविजन लागू नहीं होते। तो आपको समझ में आ गया कि किन किन लोगों पे लागू नहीं होते, तो उन लोगों पे ये मामले लागू नहीं होंगे। तो याद रखेंगे किशोर से संबंधित कोई अपराध है किसी व्यक्ति ने अगर किया है तो उस पर ये अधिनियम लागू नहीं होता। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्के में आएंगे, आते ही हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ढंग से नहीं पढ़ते, छोड़ छोड़ के पढ़ लेते, सेक्शन पढ़ लिए अंदर पढ़ते नहीं है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, है ना। तो भूल जाते हैं लोग इसको देख के कि बहुत बड़ा सा है, बड़ा है जरूर लेकिन अच्छा है, सिंपल है, तो आप इसको
अच्छे से पढ़िएगा, इसके फैक्ट निकाल लोगे तो सरल लगेगा। अगर आप कभी फैक्ट नहीं निकाल के पढ़ोगे और सीधे सिर्फ सिर्फ डायरेक्ट पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। या तो फिर डायरेक्ट में लिख लिया करें, जो छोटी छोटी चीजें नोट कर लो वहीं, तो कभी दोबारा दोबारा जो है आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये सारी चीजें डायरेक्ट पे ही नोट कर लेना चाहिए, या फिर आप नोट्स बना रहे हो तो अपने नोट्स बनाइए, है ना। बाकी जो क्लास है आपकी कल होगी, ये कल पढ़ेंगे हम अध्याय 22, कारागार में जो निरुद्ध व्यक्ति होते हैं उनके बारे में, हाजिरी के लिए, उपस्थिति के लिए जो है उसको पढ़ेंगे। सीआरपीसी भी आपका ज्यादा नहीं बचा है, अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये भी, 300 के बाद फिर ज्यादा उसमें रहता ही नहीं है, जल्दी हो जाता है। ट्रायलों के बाद सीआरपीसी जल्दी ही निपट जाता है, तो आपका हो जाएगा। चलिए बाकी कल देखेंगे।